वेलकम डियर स्टूडेंट्स। पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के कोर्स में हम आपकी जो टेक्स्ट बुक है इसके चैप्टर 7 को आज स्टार्ट करेंगे और टॉपिक है कंसिस्टेंसी एंड रेप्लिकेशन इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। जी, रेप्लिकेशन की ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है? रेप्लिकेशन क्या चीज़ है, पहले तो हमें इस चीज़ को देख लेना चाहिए। रेप्लिकेशन से मुराद ये चीज़ होती है कि आपका एक सर्वर के ऊपर या एक सिस्टम के ऊपर जो डाटा पड़ा हुआ है, आप चाहते हैं उसी की सेम कॉपी आपको दूसरे सिस्टम पे भी मिल जाए। और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर जब आपके एक से ज़्यादा सर्वर्स हों, अगर एक वेबसाइट है या एक डेटाबेस है और उसके बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं, तो अगर आप उस एक सर्वर पे डाटा रखेंगे या एक सर्वर के ऊपर ही वेबसाइट रखेंगे, तो उससे क्या होगा कि अगर वो सर्वर किसी वजह से क्रैश हो जाता है या हैक हो जाता है, तो उसके बाद आपके पास और कोई डाटा अवेलेबल नहीं होगा। तो इसको कहा जाता है, जो सेंट्रल सिस्टम होता है उसको सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेलियर और सेंट्रल पॉइंट ऑफ अटैक कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर ये हो रहा होता है कि जब आप चेंजेस करते हैं एक सिस्टम में, तो मतलब एक सिस्टम या एक प्रोसेस एक डाटा स्टोर के ऊपर, एक डाटा सेंटर के अंदर एक चेंज कर रहा होता है, ठीक है। दूसरा प्रोसेस उसी डाटा के किसी दूसरे पार्ट के ऊपर प्रोसेसिंग करके उसको चेंज कर रहा होता है या उसको रीड कर रहा होता है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि मोर देन वन प्रोसेसेस एक डाटा को रीड या राइट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक डाटा की बहुत सारी कॉपीज़ मेंटेन हो रही होती हैं, डिफरेंट सर्वर्स सेम डाटा की कॉपी उठा रहे होते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड रेप्लिकेशन। Data are replicated. Replicated means the same copy is distributed among all the systems. The most recent copy, the most recently updated copy. Data are replicated to increase the reliability of a system. System की reliability से increase होती है, ये इसका main theme है, क्योंकि आपका central point of failure और central point of attack नहीं होता। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि जैसे ही आपका अगर एक सिस्टम फेल होता है तो आप दूसरे सिस्टम को उसको मेन सिस्टम आप बना देते हैं या प्रोडक्शन सिस्टम बना देते हैं, और वहाँ से जहाँ से सिलसिला टूटता है वहीं से आप उसको रिज्यूम कर लेते हैं। रेप्लिकेशन फॉर परफॉर्मेंस, अच्छा, रिलायबिलिटी के अलावा परफॉर्मेंस के लिए भी होती है, ठीक है। स्केलिंग इन नंबर्स, उस हिसाब से ये होता है कि जैसे अगर एक साइट है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है, तो अगर उसके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम उसको बना दिया जाए, तो डिफरेंट सर्वर्स अगर सेम रिक्वेस्ट को होल्ड करें और फिर उसके बाद वो डाटा जो है वो उनको रिटर्न करें, जैसे गूगल करता है, तो गूगल में जो डाटा होता है वो एक हर डाटा सेंटर अपनी लोकल कॉपी मेंटेन करता है। तो उस एरिया के लोग जो होते हैं जहाँ पे गूगल का सर्वर पड़ा होता है, वो उस अपने सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं, मेन गूगल की साइट के साथ ज़रूरी नहीं, या एक साइट के साथ कनेक्ट नहीं होते। मल्टीपल पीपल गूगल के मल्टीपल सर्वर्स के साथ कनेक्ट हो रहे होते हैं, और उससे ये होता है कि जो परफॉर्मेंस होती है सर्वर की वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उसमें लोग जो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं उस सिस्टम के साथ, उनकी तादाद कम हो जाती है, जिससे परफॉर्मेंस और थ्रूपुट जो होती है सिस्टम की वो ज़्यादा हो जाती है। स्केलिंग इन जियोग्राफिकल एरियाज, हमने नंबर के हिसाब से भी कहा और एरिया के हिसाब से भी कहा। हमने कहा जी कि इस एरिया के लिए फॉर एग्जांपल अमेरिका का जो google.com है, ठीक है, वो उसके ऊपर अमेरिका के लोग उसको एक्सेस करेंगे। फॉर एग्जांपल जो गूगल पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के लोग यहाँ से उसको एक्सेस करते हैं। इंडिया का जो गूगल है वो इंडिया के लोग वहाँ से उनको एक्सेस दी जाती है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप किस आईपी एड्रेस से और किस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आप कनेक्ट कर रहे हैं। फिजिकल जो जियोग्राफिकल लोकेशन है आपकी, उसके हिसाब से वो आपको करीब तरीन जो आपका सर्वर होता है उसे कनेक्ट करवा देता है, ठीक है। तो इसमें जो आपको इश्यूज़ होते हैं जिस पर्पज़ के लिए आप करते हैं, एक तो ये कि आपने परफॉर्मेंस गेन करनी होती है, लेकिन इसमें एक और चीज़ भी होती है कि जब आप मल्टीपल कॉपीज़ जब बनाते हैं, मल्टीपल रेप्लिकास बनाते हैं, तो इसमें जो एक इशू आता है वो आपकी बैंडविड्थ का भी आता है, क्योंकि डाटा जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो रिडंडेंटली कॉपी हो रहा होता है, ठीक है। अ, अ, ओके जी, replicas allow remote sites to continue working
सॉरी टू ऑनलाइन वर्किंग इन द इवेंट ऑफ लोकल फेलियर्स। ठीक है, अगर आपका एक सिस्टम जो लोकल, अगर आपका एक ग्लोबल जो आपका सर्वर है, लेट से गूगल का ही सर्वर है, अगर वो फेल भी हो जाता है तो आपका जो ग्लोबली अवेलेबल सर्वर है वहाँ से आपको एक्सेस मिल जाएगी, तो आप ऑनलाइन आपका काम जारी रहेगा, वो रुकेगा नहीं। इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डाटा करप्शन। अगर डाटा करप्ट हो जाता है किसी एक सर्वर का तो आपको ईजिली डाटा दूसरे सिस्टम से मिल जाएगा। तमाम रेप्लिकेटेड सिस्टम्स के अंदर ये एक इनहेरेंट किस्म का बेनिफिट होता है। रेप्लिकाज अलाउ डाटा टू रिजाइड क्लोज टू वेयर इट इज़ यूज्ड। जी, जियोग्राफिकली उसको वहाँ पे रखा जाता है। वो डाटा, उस डाटा की कॉपी, जैसे अगर आपका सेल्स का डिपार्टमेंट कराची के अंदर है तो हो सकता है कि उस कराची के सर्वर के ऊपर सिर्फ सेल्स का ही डाटा हो, बाकी डाटा जो है वो फॉर एग्जांपल आपको लाहौर से ही उठाना पड़े। इट इज़ पॉसिबल। और हो सकता है परचेजिंग का डाटा जो है वो पिशावर में पड़ा हो, तो जो पिशावर के करीब करीब हैं लोग, मतलब क्योंकि इसका मतलब ये कि परचेजिंग जो है वो ज़्यादा पिशावर से होनी है और सेल्स का जो डाटा है वो ज़्यादा कराची में यूज़ होना है। तो आप इस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अगर आपको दूसरा अगर ऐसा डाटा चाहिए जो आपके लोकल सर्वर पे नहीं है, तो फिर आप ग्लोबल सर्वर से या दूसरे रिमोट सर्वर से उठा सकते हैं। अच्छा, इसमें ग्लोबल या लोकल की बात इस सेंस में है कि ग्लोबली एक्सेसिबल से मुराद वो वाला है जो आप रिमोटली एक्सेस किसी को कर सकते हैं। बाय द वे, वैसे ग्लोबल इसमें कोई चीज़ नहीं है, कोई एक सेंट्रल पॉइंट नहीं है इसमें। सारे सर्वर्स इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और एक आपका लोकल कहलाएगा और बाकी जो होंगे वो आपके रिमोट सर्वर्स कहलाएंगे। Even a large number of replicated local systems can improve performance. Think of क्लस्टर्स। जी, आप क्लस्टर्स बना के लोकली भी आप एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिस पे आप डाटा अपना मेंटेन कर सकते हैं। दिस डायरेक्टली supports the distributed system goal of enhanced scalability। तो अगर आपने एक ऐसा सर्वर बना लिया है जो कि एक ही जगह पे है और आप ये चाहते हैं कि बहुत सारे वो क्लाइंट रिक्वेस्ट को वो हैंडल कर सके, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए तरीका ये हो सकता है कि आप एक क्लस्टर बना लें, एक सर्वर की बजाय उसको 10 सर्वर्स बना लें। ठीक है, 10 सर्वर के बराबर उसकी पावर बढ़ा दें। तो इस तरह से वो क्या हो जाएगा कि आपको रिमोट सर्वर की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। ये भी आप काम कर सकते हैं। और उसमें फिर क्या हो जाएगा कि जो आपकी रेप्लिकेशन होगी वो लोकल होगी, उसमें बैंडविड्थ का भी यूज़ रिलेटिवली कम होगा। बाई लोकल वी मीन के किसी एक लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर या जियोग्राफिकली एक लिमिटेड एरिया के अंदर। रेप्लिकेशन एंड स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी एक ऐसा फीचर होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का या किसी भी डाटा स्टोर का, जिसमें आप ये कहते हैं कि अगर नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट या नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स अगर इंक्रीज़ हो जाएं तो आपका सिस्टम उसके हिसाब से अडॉप्ट कर जाए, मतलब उतनी रिक्वेस्ट को भी हैंडल करे। फॉर एग्जांपल, अगर नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट पर मिनट जो हैं वो अगर 500 से एकदम 5 लाख हो जाएं तो आपका सिस्टम उस हिसाब से अगर अडॉप्ट कर जाए, यानी उतने उसमें सर्वर्स और ऐड हो जाएं। ठीक है, और जैसे ही लोड वापस 500 पे आए तो वो जितना सर्वर पहले फॉर एग्जांपल अगर एक ही सर्वर पे हो रहा था कि 500 रिक्वेस्ट पर मिनट अगर वो होस्ट कर रहा था, वो सर्व कर रहा था, तो इसका मतलब ये है कि वो स्केल डाउन भी उस हिसाब से हो जाए। अब वो इनएफिशिएंट तरीके से वो बहुत ज़्यादा सर्वर्स को ही एंगेज ना करे। तो दिस फीचर इज़ कॉल्ड स्केलेबिलिटी। Replication is a widely used scalability technique। ये एग्जांपल जैसे वेब क्लाइंट्स होते हैं या वेब प्रॉक्सीज होती हैं, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट उनको जा रहे हैं उस हिसाब से फिर उनके डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स भी ऐड या रिमूव किए जा सकते हैं। When systems scale, the first problem to the surface are those associated with performance। पहली चीज़ जी स्केलिंग से रिलेटेड जो पहली चीज़ जिसको आप टैकल करते हैं जी वो परफॉर्मेंस के लिए है जी। As the system gets bigger, for example more users, they get often slower। अच्छा, ये प्रॉब्लम रेज करता है, ये प्रॉब्लम रिलेटेड है स्केलेबिलिटी के साथ कि जैसे स्केलेबिलिटी बढ़ती है तो आपको क्योंकि सर्वर्स के ये अब बाज़ाहिर तो होना तो ये चाहिए था कि उसको फास्ट होना चाहिए था,
लेकिन लोकल सिस्टम की परफॉर्मेंस उसकी वजह से डिग्रेड हो जाती है। तो इसकी मेन रीज़न ये होती है कि आपका जो सर्वर होता है, पहले तो सिर्फ क्लाइंट्स को वो सर्व कर रहा था, अब उसने दूसरे सर्वर्स के साथ सिंक्रोनाइजेशन भी करनी है, उनका डाटा भी उठाना है और डाटा की स्टेट को कंसिस्टेंट भी करना है। तो इसकी वजह से फिर डेफिनेटली उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं रहेगी। तो ये एक प्रॉब्लम आता है, आप परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए करते हैं, लेकिन इसमें परफॉर्मेंस लोकल सर्वर की परफॉर्मेंस जो होती है वो डिग्रेड हो जाती है। रेप्लिकेटिंग द डाटा एंड मूविंग इट क्लोजर टू वेयर इट इज़ नीडेड हेल्प्स टू सॉल्व दिस स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप ये देख लें कि इसके जो जिस डाटा के यूज़र्स जिस एरिया में ज़्यादा हैं, आप सर्वर को जो उस सर्वर को उधर ले जाएं और उस डाटा को उधर इस्तेमाल करें जहाँ पे इसकी ज़रूरत है। ठीक है, बाकी डाटा जहाँ पे उस बाकी डाटा की जहाँ पे ज़रूरत है उसको वहाँ के सर्वर पे आप होस्ट कर दें और इनको आपस में रेप्लिकेट करवा दें। ये एक पॉसिबिलिटी है और रेप्लिकेशन की फिर और बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो कि हम आगे चल के देखने वाले हैं। A problem remains how to efficiently synchronize all of the replicas created to solve the scalability issue। स्केलेबिलिटी को होस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए जब आप स्केल अप करते हैं सिस्टम, तो अब प्रॉब्लम ये है कि अब आपने उनके दरमियान कम्युनिकेशन करवानी है। तो वो कम्युनिकेशन कैसे होगी, डाटा आपका कैसे आपको कंसिस्टेंटली मिले, कंसिस्टेंट कापी हो, ये ना हो कि आपको पुराना स्टेल डाटा जो है वो आपको शो हो रहा हो, ठीक है, जबकि कुछ लोगों को नया डाटा भी शो हो रहा हो। तो ये एक प्रॉब्लम है इसके अंदर। डायलेमा, इसमें अब जो हर्डल है वो क्या है कि एडिंग replicas improve scalability but incurs the oftentimes considerable overhead of keeping the replicas up to date and consistent। ऑफन टाइम इज मीन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको क्या करना पड़ता है कि जो आपका जो सर्वर होता है, सर्वर्स होते हैं वो बिजी रहते हैं कि भाई डाटा जो है ना, वो एक सर्वर ने फॉर एग्जांपल अगर एक फील्ड किसी एक बहुत बड़े डाटाबेस के किसी एक टेबल के अंदर किसी एक फील्ड को या एक रो को अगर अपडेट कर दिया, अब वो बाकी सर्वर्स पे भी वही वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि आप बिफोर टाइम तो आप ये नहीं बता सकते कि ये डाटा ये फील्ड जो अपडेट हुई है ये कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अब आपने इस चीज़ को डायनेमिकली जब सोचना है तो अब आपके लिए प्रॉब्लम ये है कि तमाम सर्वर्स पे इसकी सेम कॉपी मेंटेन होनी चाहिए। तो अब सर्वर्स के लिए ये प्रॉब्लम है कि आप स्केलेबिलिटी को तो आप डील कर रहे हैं कि थोड़े से मतलब अगर आपके 1 लाख यूज़र्स हैं, आपने 20 सर्वर्स लगा दिए, तो अब इसका मतलब ये है कि आपके हर सर्वर पे ऑन एवरेज 5000 यूज़र्स आ गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप 20 सर्वर्स को आपस में आपने कम्युनिकेट करवाना है, तो उसकी जो फिर आपके कम्बिनेशन बनेंगे, जो आपके जो कनेक्शन बनेंगे, उनकी ग्रेनुअलिटी क्या होगी, उनकी डिग्री क्या होगी, ये एक और इशू इसमें आ जाता है। एज वी शैल सी, द सॉल्यूशन often results in a relaxation of any consistency constraints। अच्छा, जब आप फिर ये इनको रेप्लिकेट करवाते हैं तो कुछ थोड़ी बहुत कंसिस्टेंसी की भी आप देखेंगे कि आप उसको किसी हद तक कंप्रोमाइज़ करते हैं। कंप्रोमाइज़ मीन कुछ रिलैक्स करते हैं, नॉट टोटली कंप्रोमाइज़, बट आप ये करते हैं कि कुछ देर के लिए उसको डेफर कर देते हैं। वो हम चीज़ें देखते हैं आगे चल के। रेप्लिकेशन एंड कंसिस्टेंसी, but if there are many replicas of the same thing, how do we keep all of them up to date? How do we keep the replicas consistent? अप टू डेट भी रखना है और कंसिस्टेंट भी रखना है। ये नहीं कि फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल एक्स है, ठीक है, तो एक टाइम पे एक सर्वर पे उसकी वैल्यू 1 रीड कर की जा रही हो और दूसरे उसी टाइम पे दूसरे सर्वर पे 2 रीड की जा रही हो और उसी टाइम पे किसी और सर्वर Z पे उसकी वैल्यू जो है वो 3 रीड की जा रही हो। तो ये प्रॉब्लम बन जाता है अक्सर कि आपने अप टू डेट भी रखना है और कंसिस्टेंट भी रखना है जी, कि सेम वैल्यू सब पे जाए, गलत वैल्यू किसी एक पे ना चली जाए। और जब आप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे होते हैं, दरमियान में आपके कम्युनिकेशन लिंक्स भी होते हैं, तो फिर आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप इंश्योर नहीं करा सकते कि ये जो है सिस्टम जिस हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आप लॉजिकल सीक्वेंस जो आप अपडेट्स का मेंटेन करना चाह रहे हैं आइडियल वे में, लाजमी नहीं कि वो मेंटेन रहे। तो उसको मेंटेन करवाने के लिए फिर आपको कंसिस्टेंसी की टेक्निक्स लगानी पड़ती हैं। कंसिस्टेंसी कैन बी अचीव्ड इन अ नंबर ऑफ वेज।
we will study a number of consistency models as well as protocols for implementing these models. So what is the catch? It is not easy to keep all those replicas consistent. Just to mind you that consistency and replication are one of the hardest tasks in providing the distribution of the data. इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपके तीन प्रोसेसेस हैं जो कि एक ऐसे डाटा पे मतलब लोकल कॉपी पे मेंटेन कर रहे हैं, वो आप अपने प्रोसेसेस कर रहे हैं, लेकिन साथ ही मेमोरी उनकी शेयर्ड है। तो इसका मतलब ये है कि जब वो उसको अपडेट करेंगे तो अब उस मेमोरी की मदद से बाकियों के पास भी वो डाटा जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा स्टोरेज, इसमें डाटाबेसेस जो हैं या डाटा जो आपके जो फाइल्स आप कह लें, आप डाटाबेस कह लें, वो जो आइटम्स हैं वो मतलब उनकी लोकल कॉपीज़ भी मेंटेन है, यानी एक सर्वर के ऊपर एक कॉपी है डाटा की, उसमें कुछ चेंजेस एक प्रोसेस कर रहा है, दूसरा प्रोसेस किसी दूसरे डाटा कंपोनेंट के साथ कर रहा है, चेंजेस उसमें कर रहा है जो उसकी लोकल कॉपी है, तीसरे के पास अपनी लोकल कॉपी है और शेयर्ड मेमोरी के साथ वो कनेक्टेड है। अब आपकी टास्क ये है कि आपने इसको कंसिस्टेंट बनाना है। तो ये टास्क है जी जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को करनी होती है। अच्छा जी, अब आपने कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी की अगर आप एग्जांपल लें तो आप देखें कि कंसिस्टेंसी की प्रोफाइलिंग कैसे की जाती है। इसमें आप देख सकते हैं कि दो रेप्लिका हैं, दो रेप्लिका से मुराद दो आपके समझ लें डाटा स्टोर्स हैं, ठीक है, जिनके आपने कॉपीज़ बनाई हुई हैं, तो ये कॉपीज़ हुई ये रेप्लिकाज कहलाते हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि जो रेप्लिका ए है उस पर ऑपरेशन जो है ना वो क्लॉक साइकिल, या अगर आप देखें लेफ़्ट साइड पे तो ये एक टैग बना हुआ है जिसमें 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कि क्लॉक साइकिल 5 जो था वो रेप्लिका ए का या कंप्यूटर ए का जो क्लॉक 5 था, इसके ऊपर डाटा बी ने अपडेट किया, इसने नहीं अपडेट किया, यानी बी से इसने डाटा किसी तरह से रीड किया या बी ने डाटा इसको किसी तरह से पुश किया और उसके बाद इसको वैल्यू मिली x इज़ इक्वल टू एक्स प्लस टू, जबकि इनिशियली हम एज्यूम कर रहे हैं कि x और y दोनों की वैल्यू इनिशियली ज़ीरो है। ठीक है, x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, वाई इक्वल टू ज़ीरो, ये इनकी इनिशियल वैल्यूज़ थी। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि क्लॉक साइकिल 5 के ऊपर जो प्रोसेस ए था उसको b से वैल्यू मिली x इज़ इक्वल टू एक्स प्लस टू। ठीक है, क्योंकि क्लॉक साइकिल 5 के ऊपर b ने भी रीड किया x इज़ इक्वल टू एक्स प्लस टू और x की वैल्यू 2 हो गई और वो वाली वैल्यू उसने रेप्लिका ए को दे दी। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हुए रेप्लिका ए में और कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म हुए, बल्कि इनफैक्ट एक ही और ऑपरेशन परफॉर्म हुआ रेप्लिका बी में। ठीक है, रेप्लिका बी में जो क्लॉक साइकिल रेप्लिका बी का जो 5 था उसके बाद क्लॉक साइकिल 10 के ऊपर, या आप यूँ समझ लें कि क्लॉक जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है और सेंट्रल है, यानी सबको एक्सेसिबल है, ग्लोबल क्लॉक आप इसको यूँ कंसिडर कर लें। क्लॉक साइकिल 10 के ऊपर प्रोसेस बी ने वाई को अपडेट कर दिया और उसमें 5 की वैल्यू ऐड कर दी, तो वाई की वैल्यू इनिशियली 0 थी, अब 5 हो गई। अच्छा, इसी तरह से क्लॉक साइकिल 8 पे प्रोसेस ए ने जो है रेप्लिका ए ने कुछ एक्शन लिया, कुछ चेंजिंग की, फिर उसके बाद क्लॉक 12 पे भी और क्लॉक 14 पे भी। अब जो आउटपुट आई है फाइनली, जो रेप्लिका ए पे जो एक्स की वैल्यू है वो 6 है और वाई की वैल्यू 3 है, जबकि जो रेप्लिका बी है उसके ऊपर एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 5 है। अच्छा, अब आप इसको ज़रा देखें कि ये क्या चीज़ है। यहाँ पे आपने ये मेंटेन करना है कि रेप्लिका के पास डाटा कब अपडेट हुआ था और इनके पास अभी डाटा की कॉपी क्या है और ये अभी कितना डाटा जो है वो फर्दर इन्होंने इसको डेविएट कर दिया है। तो इसको हम देखते हैं, वेक्टर क्लॉक ए जो है उसमें ये बता रहे जी 15,5 का मतलब ये है कि अभी जो है ना इसके पास जो चल रहा है जो क्लॉक साइकिल, क्योंकि 14 पे लास्ट ऑपरेशन हुआ है इसका, आप देख सकते हैं जो लास्ट ऑपरेशन हुआ है वो क्लॉक 14 पे हुआ है, तो अगला जो क्लॉक साइकिल है इसका 15 है। तो क्लॉक साइकिल 15 पे आप देख सकते हैं कि आपको नज़र आ रहा है कि क्लॉक साइकिल 15 पे इसने जो है ना आखिरी मतलब यानी 15 पे है,
तो इसने जो आखिरी अपडेट ली थी, यानी आखिरी जो दोनों रेप्लिकाज के दरमियान जो डाटा सिंक हुआ था, यानी डाटा जो है दोनों का सेम कॉपी जो जब मेंटेन हुई थी, तो उस वक्त वो क्लॉक 5 था। यानी इसने साइकिल बी जो रेप्लिका बी है उससे क्लॉक साइकिल 5 के ऊपर डाटा उठाया था। अच्छा, और उसके बाद नेक्स्ट जो है ऑर्डर डेविएशन। ऑर्डर डेविएशन क्या है? ऑर्डर डेविएशन ये बता रहा है कि आप देख सकते हैं जो ये ग्रेड कलर में जो आपको इंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है, एक्स इज इक्वल या स्टेटमेंट नज़र आ रही है, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब उसके बाद कितनी स्टेटमेंट्स इस ऐसी एग्जीक्यूट हुई हैं रेप्लिका ए पे जिनका रेप्लिका बी को नहीं पता, तो ऐसी 3 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुई हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो ऑर्डर डेविएशन है वो 3 है। उसके बाद न्यूमेरिकल डेविएशन जो है इसको मैं ज़रा थोड़ा सा स्किप करूँगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है इन वैल्यूज़ में, लेकिन बहरहाल ये सिर्फ जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए है। इसमें ये बताया जा रहा है 1,5। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो न्यूमेरिकल डेविएशन है वो ये बता रहा है कि जी आपने मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू जो चेंज हुई है किसी एक वेरिएबल की, जो मैक्सिमम मतलब एक्स और वाई 2 वेरिएबल थे, तो उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू जिसमें चेंज आया है, मतलब जिस दोनों में से जिसकी वैल्यू में मैक्सिमम चेंज आया है, एक्स में और वाई में दोनों की वैल्यूज़ का चेंज देखा जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे एक्स की वैल्यू इनिशियली इसमें आने पे कितनी थी, 2 थी। जब बी ने इसको ये वैल्यू दी थी तो बी को पता था कि एक्स की वैल्यू 2 है और ए को भी पता था कि एक्स की वैल्यू 2 है। उसके बाद इसने एक्स की वैल्यू में 4 का इजाफा किया, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू अब 6 हो गई है, जबकि वाई की वैल्यू जो है वो 3 है, ठीक है, तो वाई की वैल्यू इनिशियली 0 थी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने इसको मेंशन किया हुआ है 1,5। तो बहरहाल मेरे हिसाब से तो ये किसी हिसाब से भी ये 5 नहीं बनता, लेकिन बहरहाल यहाँ पे आप ये कंसिडर मतलब इसको यूँ कंसिडर कर सकते हैं कि इट इज़ समथिंग लाइक दिस, ठीक है। यही वाला हाल आप रेप्लिका बी में देख सकते हैं। रेप्लिका बी जो है वो मतलब क्योंकि इसमें जो 0,11 का मतलब ये है कि अभी इसका जो जब हम देख रहे हैं ना ये जब हम रीड कर रहे हैं तो क्लॉक साइकिल 11 चल रहा था जब हमने इसको रीड किया, और इसने रेप्लिका ए से, क्योंकि ए कामा बी होता है ना, लिखते आप इस तरह से, ऑर्डर इनका ऐसे होगा, 2 रेप्लिकाज हैं तो पहले रेप्लिका ए का डाटा आएगा फिर रेप्लिका बी का आएगा। तो रेप्लिका ए से इसने कभी डाटा उठाई नहीं, तो इसका मतलब है कि इसका क्लॉक साइकिल जो रेप्लिका ए वाला है वो 0 आ रहा है और ख़ुद इसका अपना क्लॉक जो है वो 11 है। यानी आखिरी जो है ना इसने क्लॉक बी रेप्लिका बी ने अपना डाटा 10 पे उठाया, अभी इसका करंट क्लॉक 11 है, लेकिन लास्ट जो अपडेट इसने ए से उठाई है वो कभी नहीं उठाई, तो उसकी वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर डेविएशन 2 है। 2 से मुराद ये क्योंकि इसने अभी तक एक यानी ए से इसने कोई डाटा उठाया ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 2 ऑपरेशन इसने परफॉर्म किए हैं जब ए के साथ मतलब इसकी रेप्लिकेशन हुई है, लेकिन रेप्लिकेशन हुई नहीं है, तो 2 जो इनिशियल जो स्कोर है जब तक ये दोबारा से मतलब पहली दफ़ा भी जब तक रेप्लिकेट नहीं करता तो ये इंक्रीमेंट बढ़ता जाएगा। तो 2 स्टेटमेंट इसने चला दी हुई हैं जिनका ए को नहीं पता, ठीक है। और इसी तरह से वही न्यूमेरिकल डेविएशन उसी तरह से है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है जी, टर्म यूज़ हुई है जिसे कोनेट कहा गया है। कोनेट इसे कहा जाता है कंसिस्टेंसी यूनिट। तो कंसिस्टेंसी यूनिट में आप ये करते होते हैं, आप ये देखते हैं कि जो आपके वेरिएबल्स होते हैं, जैसे आपके ये एक्स और वाई है, जो वैल्यूज़ आपकी जो चेंज हुई हैं, तो ये कंसिस्टेंसी यूनिट का पार्ट है। इसमें आपको 3 चीज़ें बताई जा रही हैं कि एक तो वेक्टर क्लॉक है कि कौन से प्रोसेस जो है कौन से रेप्लिका ने या कौन से प्रोसेस ने कब आखिरी मरतबा दूसरे रेप्लिका से डाटा लिया था, और ख़ुद अभी उसका क्लॉक साइकिल क्या चल रहा है, ठीक है, या किस क्लॉक साइकिल पे आप उसको रीड कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप का जो ऑर्डर डेविएशन है कि कितनी स्टेटमेंट इसने ऐसी चला दी हैं जब आखिरी मरतबा दूसरे रेप्लिका के साथ इसकी रेप्लिकेशन हुई थी। और तीसरे नंबर पे जो चीज़ आपको बताई जाती है जो आपने रखनी होती है कंसिस्टेंसी यूनिट के अंदर, वो चीज़ होती है न्यूमेरिकल डेविएशन, कि मैक्सिमम कितनी वैल्यू जो है वो आपकी किसी एक वेरिएबल की चेंज हो चुकी है, ठीक है। अगर 5 वेरिएबल्स हैं तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा मॉडिफाई हुआ होगा, जिसकी वैल्यू यानी रेप्लिकेशन के वक्त फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू 50 थी, ठीक है, ए की 49 थी, ए की 53 थी, ए की 54 थी, ठीक है। तो जो बाकी सारे थे उनकी वैल्यूज़ मिसाल के तौर पे जस्ट 1 का इंक्रीमेंट लगा, लेकिन जो 50 वाला था उसकी वैल्यू 0 हो गई। तो आप कहेंगे न्यूमेरिकल डेविएशन जो है ना वो इसकी 50 हुई है, क्योंकि 50 माइनस 0 आप करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो 50 का ना डिफरेंस आ गया है।
तो मैक्सिमम डिफरेंस जो किसी एक बहुत सारे वेरिएबल्स में से जिस वेरिएबल का मैक्सिमम डिफरेंस होगा वो न्यूमेरिकल डेविएशन कहलाएगी। अच्छा जी, कोनेट में आप ये करते होते हैं कि आप मतलब जो कंसिस्टेंसी यूनिट होती है उसमें ये होता है कि आप ये भी कर सकते हैं कि आप हर अपडेट को वन बाई वन सर्वर के ऊपर जो है वो सेंड कर दें। एक तरीका तो ये भी हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप उनको कंबाइन करें, मतलब कि एक अपडेट फ़ौरन ही उसको ना भेज दें, बल्कि एक के बाद एक और अपडेट आए, 2 अपडेट हो जाएं या 4 अपडेट हो जाएं, जितनी भी अपडेट हो जाएं उनको आपने क्या करना है, एक साथ उनको दूसरे रेप्लिका को भेज देना है। अगर आप ये काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप जो है ना इसको कहा जाएगा कि आपने जो अपडेट्स हैं ये आप प्रोपेगेट करें, यानी पहली आप सेंड करेंगे, अभी दूसरी उसको बहुत सारी अपडेट्स हैं, एक वक्त में आप एक सेंड करें, उसके बाद मतलब अभी जब एक अपडेट सेंड हो जाएगी उसके बाद ये दूसरी शुरू कर देगा, यानी एक प्रोपेगेशन का काम करेगा। ठीक है, तो अब वो प्रोपेगेशन हो रही होगी कि एक जो रेप्लिका है उसका डाटा दूसरे पे कॉपी होना शुरू हुआ है, और वो डाटा जो है वो इकट्ठा, मतलब एक से ज़्यादा जो आपकी अपडेट्स हैं या जो चेंजेस आई हैं उनको आप एक सीक्वेंस में आप एक क्यू में भेज रहे हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड यानी प्रोपेगेशन ऑफ द डाटा। ठीक है, प्रोपेगेशन आप कर रहे हैं, अपडेट को आप प्रोपेगेट कर रहे हैं बाई द वे। जी, दूसरे में आप ये करें जी कि आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसको बहुत ज़्यादा फाइन ग्रेन लेवल पे जाके कि जैसी अपडेट हो इसको आप दूसरे पे भेज दें, तो इसमें कोई प्रोपेगेशन आएगा ही नहीं, क्योंकि आपकी जैसी चेंज हुई है तो वो इंडिविजुअली चली जाएगी, ये कोई ग्रुप में अपडेट नहीं हो रही। अच्छा जी, अब हम कहते हैं जी कि कंसिस्टेंसी मॉडल क्या चीज़ है। ए कंसिस्टेंसी मॉडल इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट between a data store distributed system data store. DS stands for distributed system data store and its processes जो होते हैं वो आपके क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, सर्वर प्रोसेसेस भी हो सकते हैं, यानी डिफरेंट नोड्स हैं, डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं जिनके ऊपर जो है ना वो आपका डाटा पड़ा हुआ है, और डाटा की डिफरेंट कॉपीज़ आपके पास पड़ी हुई हैं। अब वो आप ये चाहते हैं कि जो आपके जो सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर ही फिर आपके प्रोसेसेस बनते हैं, जो आपके सॉफ्टवेयर हैं जो रीड या राइट कर रहे हैं डाटा के ऊपर, ठीक है, तो वो हम ये चाहते हैं कि जो एक प्रोटोकॉल डिफाइंड हो, एक मैकेनिज़्म डिफाइंड हो, जिसके तहत जो आपके सॉफ्टवेयर हैं वो डाटा जब अपडेट करें तो वो डाटा दूसरे जो डाटा स्टोर के जो दूसरी कॉपीज़ हैं, जो दूसरे रेप्लिकाज हैं, उनको डाटा एक कंसिस्टेंट वे में उनको मिल जाए। तो उसके लिए फिर एक कॉन्ट्रैक्ट आप डिफाइन करते हैं विच इज़ कॉल्ड कंसिस्टेंसी मॉडल। इफ द प्रोसेसेस एग्री टू द रूल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, the data store will perform properly and as advertised or as desired. We start with strict consistency model which is defined as, हाँ जी, strict consistency model क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन आप देख लें, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें ऐसी है कि अगर आप चेंजेस कर रहे हैं कंसिस्टेंसी मॉडल के अंदर, एक टाइम के ऊपर इस आपका प्रोसेस ए या सर्वर ए जो है वो डाटा चेंज करता है, फिर उसके बाद प्रोसेस बी जो है वो डाटा चेंज करता है, अच्छा फिर प्रोसेस सी, अच्छा इन दोनों के दरमियान प्रोसेस सी डाटा रीड करता है ए का भी और बी का भी। तो ए का डाटा जो है वो अगर फॉर एग्जांपल उसको आप ये चाहते हैं कि जिस हिसाब से रीड और राइट हुआ है डाटा, ठीक है, तो आप ये चाहते हैं कि सी जो है ना वो उसको ए का अपडेटेड डाटा मिले और बी का पुराना मिले। उसके बाद अगर बी अगर राइट कर लेता है तो उसके बाद सी अगर रीड करता है तो अब उसको दोनों का डाटा अपडेटेड मिले। अब आपको बात की समझ आ गई। ये ऐसी ही है जैसे आप एक प्रोग्राम चला रहे हो, उसमें आपने एक इनपुट की स्टेटमेंट दी, फिर उसके बाद एक आउटपुट की स्टेटमेंट दी, फिर इनपुट की स्टेटमेंट दी, फिर आउटपुट की स्टेटमेंट दी। तो अब जब आप दूसरी आउटपुट की स्टेटमेंट दें तो इसका मतलब ये है कि उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए दोनों इनपुट्स, और जो दोनों जो इनपुट्स आपने रीड करवाई हैं जिस सीक्वेंस में, या जो अपडेट्स करवाई हैं, फॉर एग्जांपल रीड राइट करवा दिए, एक वैल्यू को आपने अपडेट करा दी है, तो वो जो अपडेट आपने की है या इनपुट की है उसके बाद आपने जब आउटपुट की है तो वो वैल्यू वो वाली वो आउटपुट स्टेटमेंट वो वैल्यूज़ दे जो मोस्ट रिसेंटली आपने इनपुट या अपडेट की हूँ। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये एक सीक्वेंशियली ऐसी हो जैसे एक प्रोग्राम के अंदर आपने की है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में भी ऐसे ही लगे जैसे ये सारा काम एक ही सिस्टम पे हुआ है और एक ही प्रोग्राम ने किया है।
इसकी ज़रा आप नोटेशन देख लें। W स्टैंड्स फॉर राइट, ठीक है। I जो होगा ये प्रोसेस का नंबर रिप्रेजेंट करेगा। X इज़ दी वेरिएबल, हम एक वेरिएबल लेंगे X एक एग्जांपल के तौर पे, और उसमें देखेंगे कि उस वेरिएबल को हम कैसे रीड और राइट करेंगे, ठीक है। और A मींस कि उसकी वैल्यू जिस वक्त A जब रीड किया गया X को, तो उसने वैल्यू जब रिटर्न की, जो वैल्यू रिटर्न की उसे हम A कह रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ए राइट प्रोसेस I टू आइटम X विद अ वैल्यू ऑफ A, कि जब आप X को रीड करें तो उसकी वैल्यू A आए। एक प्रोसेस जब रीड करता है, अब मल्टीपल प्रोसेसेस, मल्टीपल क्लाइंट समझ लें, जब एक वेबसाइट को रीड करते हैं तो X की वैल्यू जो है ना वो A नज़र आनी चाहिए सबको। अब हम अगर ऐसे वाकई होता है, अगर एक राइट करता है X को वैल्यू, अगर X की एक अगर कोई प्रोसेस या एक कोई प्रोग्राम X की वैल्यू को राइट करता है, यानी चेंज करता है और उसमें A डाल देता है थ्रू मे बी इनपुट और थ्रू सम मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो अगर वो ए करता है तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे कि प्रोसेस आई ने एक्स में ए राइट कर दिया। आप समझ आ गई आपको? नोट द प्रोसेस इज ऑफन शोन एज पी आई, पी सबस्क्रिप्ट आई, आर सबस्क्रिप्ट आई एक्स बी। इसका मतलब ये है कि आई प्रोसेस ने रीड का ऑपरेशन किया एक्स पे और उसको जो वैल्यू मिली दैट वाज बी। और इसमें जो हम डायग्राम यूज़ करेंगे, इसमें लेफ़्ट टू राइट जो है ना आपका टाइम जो है इंक्रीज़ हो रहा होगा। अच्छा जी, अब आप अगली चीज़ देखें। यहाँ पे देखें दो प्रोसेसेस आपके हैं, एक P1 है, एक P2 है। P1 ने X में A राइट कर दिया और उसके बाद P2 ने उसको जब X को रीड किया तो उसको वैल्यू मिली A, ठीक है। तो ये एक मॉडल है, ठीक है। दूसरा जो मॉडल है वो क्या है जी, जो मॉडल बी है उसमें क्या है कि आपने एक्स में जो प्रोसेस वन ने किया उसने एक्स में ए को राइट कर दिया और उसके बाद क्या हुआ, जो प्रोसेस टू है उसने जब एक्स को रीड किया इनिशियली तो उसको ए नहीं मिला, ठीक है। क्योंकि देयर कैन बी मैनी रीजंस वाई, बिकॉज ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। तो ये भी हो सकता है कि जब उसने किया मिली सेकेंड्स का डिफरेंस, और अभी वो प्रोपिगेशनल डिले की वजह से, यानी अभी वो अपडेट प्रोपिगेट कर रहा है, वो पब्लिश कर रहा है, और उससे पहले ही जो है वो उस प्रोसेस टू ने उस वेरिएबल को एक्स को रीड कर लिया, तो अब उसको वो वैल्यू नहीं मिलेगी। मतलब वो हो सकता है उसके पास वेरिएबल अभी पहुंचा ही ना हो, और फिर उसके थोड़ी देर के बाद अगर उसको रीड करेगा तो एक्स की वैल्यू उसको ए मिल जाएगी। तो ये दो मॉडल नजर, इनका बिहेवियर आप चेक करें, मतलब सेम डाटा आइटम है और तकरीबन सेम ही सिनेरियो है, सिर्फ ये ज़रा देखें कि डिफरेंस क्या है। पहले वाला जो है वो स्ट्रिक्टली कंसिस्टेंट डाटा कंसिस्टेंट मॉडल है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो डाटा है, जो डाटा स्टोर है वो, उसमें जो डाटा होता है वो स्ट्रिक्टली कंसिस्टेंट होता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही आपने ए में राइट किया तो फ़ौरन से जो है ना वो दूसरे सिस्टम्स जो हैं वो उसको रीड कर लें, ठीक है। ये ना हो कि कुछ देर तक वो नील रीड करते रहें, ठीक है। ये कहलाता है जी, दिस इज़ कॉल्ड दी स्ट्रिक्टली कंसिस्टेंट डाटा स्टोर मॉडल, इसे हम कहेंगे। दूसरे वाला है दैट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली कंसिस्टेंट, हम इसे कहते हैं जी वीकली कंसिस्टेंट मॉडल, ठीक है। क्योंकि उसमें आप अलाउ कर रहे हैं कि दूसरा प्रोसेस अगर अपडेट होने के बाद भी वो अगर रीड करता है तो वो ब्लॉक ना हो, बल्कि उसको मतलब ये हो जाए कि उसको वो वैल्यू ना मिले, लेकिन वो बहरहाल अपना काम करता रहे और वो ब्लॉक ना हो इसकी वजह से, ठीक है। और स्ट्रिक्टली कंसिस्टेंट जो होता है इसका प्रॉब्लम ये होता है कि आप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा स्टोर की बात करते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि इसको अचीव करना प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ठीक है। बहुत रेयर और बहुत ही सेंसिटिव डाटा जब होता है तो वहाँ पे ये अप्लाई किया जाता है। अदरवाइज़ रियल वर्ल्ड के अंदर आप जैसे वेबसाइट्स के ऊपर जब डाटा होता है, या बहुत सारे केसेस में आप जब जैसे आपको
मोबाइल के ऊपर मैसेज किया जाता है तो फ़ौरन आपको नहीं मिलता, थोड़े से टाइम के बाद आपको डाटा मिलता है। हालांकि उनके जो मतलब जो वो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, जो उनके वो होते हैं जो सेल्स होते हैं, जो बूस्टर्स लगे होते हैं, उनके ऊपर आपको डाटा जो है वो वहाँ पे मतलब एक एक सेंटर से दूसरे सेंटर पे, जिसको एसएमएस सेंटर कहा जाता है, उसके ऊपर जो है वो डाटा आपका ट्रैवल कर रहा होता है, जो मैसेजेस आपने किए होते हैं, लेकिन आप तक पहुंचने में थोड़ी सी देर लग जाती है। और आप इसको मतलब ये कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है कि इतना हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है कि आप फेंके, आपको विद इन अ माइक्रो सेकेंड आप तक डाटा पहुंच जाए। ठीक है, तो इस वजह से थोड़े से जो यानी वीक मॉडल्स हैं उनको अडॉप्ट किया जाता है। स्ट्रिक्टली मॉडल को आमतौर पे होली ग्रेल्स यानी कि मुकद्दस चक्की कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इसको हर कोई हाथ नहीं लगा सकता। ठीक है, तो ए वीकर कंसिस्टेंसी मॉडल विच रिप्रेजेंट्स ए रिलैक्सेशन ऑफ द रूल्स। जो रूल्स है ना कि जी फ़ौरन जो अपडेट आप करें, जो उधर अपडेट करें और बाकियों को मिल जाए, तो कहते हैं नहीं, रूल्स को थोड़ा सा आप रिलैक्स करें। ऐसे नहीं, रूल्स नए बना दें। ठीक है, तो एक जो आगे जी जो पहला वीक मॉडल है उसका नाम है जी सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी। अब इसकी डेफिनेशन जो आपको लिखी हुई है, ये टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन है, मैं इसको रीड नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप इसको एक नज़र देख लें। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे आप देखें कि आप देखें जो प्रोसेस 1 है उसने राइट ऑपरेशन किया एक्स पे और उसको वैल्यू ए दे दी। उसके कुछ देर के बाद प्रोसेस 2 ने, मैं ये केस ए की जो लेफ़्ट साइड पे गिवन है और ऊपर की तरफ गिवन है, मैं इसको अभी स्टडी कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्रोसेस 2 ने भी एक्स को राइट किया और उसमें बी डाल दिया। तो अब सेम है। ठीक है, मतलब पहले P1 ने उसको रीड किया, उसको राइट किया एक्स को, और उसमें ए डाल दिया। P2 ने उसके कुछ देर के बाद एक्स के अंदर बी डाल दिया। ठीक है, अब अगर तो ये स्ट्रिक्टली कंसिस्टेंट होता तो अब आपका जो प्रोसेस 3 होता दैट वुड बी रॉन्ग, और प्रोसेस 4 जो होता वो भी वो दैट वुड आल्सो बी रॉन्ग। ठीक है, लेकिन अगर आप पार्ट बी को देखें तो अगर स्ट्रिक्टली कंसिस्टेंट मॉडल होता इंस्टेड ऑफ सीक्वेंशियल कंसिस्टेंट मॉडल, जो कि हमने कहा कि वो प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करना मतलब उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, बल्कि वो एक प्रॉब्लमेटिक है। तो उसमें आपका जो प्रोसेस 4 होता वो फिर बड़ी ठीक पोजीशन पे होता, क्योंकि इनिशियली वो ए को रीड करता और बी को राइट करता। लेकिन उसमें भी अगर आप देखें तो क्लॉक के हिसाब से वो उसको दोनों मरतबा बी को, एक्स की वैल्यू को बी ही रीड करना चाहिए था, क्योंकि ए जब राइट हुआ, एक्स में जब ए राइट हुआ और उस वक्त तक P4 ने रीड नहीं किया था। मैं बी पार्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब एक्स ने एक्स को जब वैल्यू ए दी P1 ने, तो उस वक्त P4 ने रीड नहीं की। फिर उसके बाद जब बी ने P2 ने जब एक्स को वैल्यू बी दी, तो उसके बाद भी किसी ने रीड नहीं, मतलब उस वक्त तक किसी ने रीड नहीं की। उसके बाद P4 जब अगर P3 और P4 रीड करते तो स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी मॉडल के मुताबिक दोनों बार जब भी वो एक्स को रीड करते तो दोनों को वैल्यू सिर्फ बी ही मिलती। लेकिन सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी ये नहीं कहती। सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी ये कहती है कि जब आपने एक्स को, अब वापस आप पार्ट ए पे हैं, कि एक्स को आपने अपडेट किया और उसमें ए डाला, फिर उसके कुछ देर के बाद P2 ने एक्स के अंदर बी डाल दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि P3 ने रीड किया। P3 को नहीं पता कि एक्स की वैल्यू क्या है, या P1 और P2 और P4 ने अगर कोई काम किया है, कोई अपडेट की है एक्स के साथ, तो वो उसको नज़र नहीं आ रही। ठीक है, अब वो रीड करेगा, रीड एक्स, और इट इज़ पॉसिबल कि उसको पहले वैल्यू बी मिले और उसके कुछ देर बाद जब वो उसको दोबारा रीड करे तो उसको वैल्यू ए मिले। इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, कंसिस्टेंसी मॉडल के अंदर आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसे हो सकता है। ठीक है, वो इस तरह से हो सकता है कि जब उसने प्रोपिगेट किया तो दो दो उसने मैसेजेस भेजे, मतलब उसने वो क्या उसे कहते हैं, जो उसने पब्लिश किए, ठीक है, ब्रॉडकास्ट किए या मल्टीकास्ट किए। तो अब क्या हुआ कि P3 ने जब रीड किया तो जो मैसेज था
एक्स की वैल्यू जब बी जब हुई तो ये बाद में P2 ने ये भेजा, तो अब ये मैसेज जो था ये पहले पहुंच गया P3 तक, और यही वाला हाल हुआ P4 के साथ भी। तो अब क्या हुआ कि दोनों ने जब रीड किया तो दोनों को वैल्यू क्या मिली, एक्स की बी मिली। फिर उसके बाद जो P2 ने मैसेज बेशक अपडेट पहले किया लेकिन मैसेज उसका लेट पहुंचा, तो दोनों जो है वो उसको एक्स की वैल्यू को बाद में ए रीड करेंगे। जब भी एक्स को जब बाद में रीड करेंगे तो वो ए रीड करेंगे। इट इज़ पॉसिबल। तो ये सीक्वेंशियली कंसिस्टेंट है। अगर आप इसका जो बी पार्ट है अगर आप उसको देखें तो उसमें क्या हो रहा है, P3 तो वैसे ही है कि जी P2 का जो अपडेट मैसेज था वो सब पहले पहुंच गया, तो उसने जब उसको रीड किया तो उसको बी मिला। जब थोड़ी देर के बाद उसने दोबारा एक्स को रीड किया तो अब उसको ए मिला। क्यों ए मिला? क्योंकि अब जो P1 का जो मैसेज था कि एक्स की वैल्यू अब ए कर दी गई है वो उसको बाद में मिला, तो इट इज़ नेचुरल। लेकिन अगर यही वाला काम होता है P4 के साथ तो इसका मतलब है अब सिक्वेंशियली कंसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे x जो है उसकी वैल्यू पहले वो a रीड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर जो मैकेनिज़्म है, जो प्रोपिगेशन का मैकेनिज़्म है, उसमें कोई गड़बड़ है कि कुछ प्रोसेसेस को जो अपडेट P2 की थी कि x की वैल्यू b है वो पहले मिली, और एक जो वैल्यू थी जो P1 ने सेट की थी, जो A1 ने जो P1 ने अपडेट किया था x की वैल्यू a, वो बाद में मिली। लेकिन P4 के साथ ऐसे नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि आपकी कम्युनिकेशन सिस्टम में यानी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम है, जो आपका डाटा है वो सीक्वेंशियली कंसिस्टेंट नहीं है। या तो दोनों मतलब पहले x को a रीड करते और फिर उसके बाद b रीड करते, या जैसे कि पार्ट ए में है कि पहले उन्होंने b को रीड किया और फिर उसके बाद a को रीड किया, डिस्पाइट द फैक्ट कि पहले a अपडेट हुआ फिर b अपडेट मतलब x में पहले a आया फिर उसके बाद b आया। ठीक है, तो ऐसे पॉसिबल है, बेशक वैल्यू अगर उस केस में भी बेशक गलत है लेकिन कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी के अंदर ना इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि अगर आप अपडेट करते हैं तो आपने इस चीज़ को नहीं देखना कि उसके आपके लोकल जो वेरिएबल हैं, या मतलब जो लोकल कापी है एक ही डाटा आइटम की जो आपका वेरिएबल है उसको मैं लोकल वेरिएबल इस वजह से कह रहा हूँ कि यानी जो डाटा की लोकल कापी जिसने होल्ड की हुई है वो बेशक आपके पास अगर करेक्ट डाटा नहीं ला रही, लेकिन होना क्या चाहिए कि सबके पास अगर अगर वो करेक्ट है ना तो सबके पास करेक्ट हो। अगर इनकरेक्ट अगर आ गई है वैल्यू, फाइनल वैल्यू अगर इनकरेक्ट आ गई है तो सबके पास सीक्वेंस वही होना चाहिए। तो इसमें भी आप देख सकते हैं, मतलब इसमें भी ऑर्डर जो है वो यानी अपडेट्स का जिस हिसाब से आप देख रहे हैं वैल्यूज़ को कैसे चेंज किया जा रहा है, ये जस्ट एक एग्जांपल है, कॉन्सेप्ट वही है, इसके अंदर कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। With this consistency model, adjusting the protocol to favor reads over writes and vice versa can have a devastating impact on performance। ठीक है जी, परफॉर्मेंस इसका एक मेन इशू आता है जी सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी के अंदर, क्योंकि आपने ऑर्डर मेंटेन रखना है जी। वो ऑर्डर यानी ऑर्डर से मुराद ये है कि वो सीक्वेंस मेंटेन रखना है कि जनाब आपके पास जो सीक्वेंस है ना एक प्रोसेस के पास रीड्स का और राइट्स का, ठीक है, मतलब जो अपडेट जो वैल्यूज़ का जो आया है राइट करने के बाद जो वैल्यूज़ आपके पास आई हैं रीड करते हुए, तो वो फिर आप उसी सीक्वेंस में रीड करें। ये ना हो कि एक जो है वो उसकी अपडेटेड वैल्यू उठा रहा हो जो बाद में अपडेट हुई है, और एक जो वैल्यू जो रीड कर रहा हो तो उसी वक्त उसको वो पुरानी वैल्यू आ रही हो। तो इट कैन हैपन, और वो सीक्वेंस जो है ना बेशक टाइम दोनों का सेम ना भी हो लेकिन जो सीक्वेंस है वो सेम होना चाहिए। तो इसके ऊपर ये परफॉर्मेंस डिग्रेड का एक इशू है इसके अंदर। ठीक है, फॉर दिस रीज़न अदर वीकर कंसिस्टेंसी मॉडल्स हैव बीन proposed and developed। Again, a relaxation of the rules allows for these weaker models to make sense। ठीक है जी, वही बात है कि आपने रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स करनी है तो ही आप ये कर सकेंगे। अगर आप रूल्स वो स्ट्रिक्ट वाले रखेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम रहेगा। तो अभी आपने अगर सिक्वेंशियल कंसिस्टेंसी के अंदर अगर आपने बेशक ठीक है आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल गई है कि आप बेशक इनकरेक्ट वैल्यूज़ भी रीड करें, लेकिन इनकरेक्ट भी अगर रीड हो रही है वैल्यू जो अपडेट जो मतलब मोस्ट रिसेंट वैल्यू जो है वो पहले रीड हो गई, और पुरानी वैल्यू जो थी जो स्टेल वैल्यू थी वो बाद में आई। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की खसूसियत ही होनी चाहिए कंसिस्टेंसी मॉडल जो है जो सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी मॉडल है कि उसमें
सब के पास फिर सेम ही ऑर्डर होना चाहिए, सीक्वेंस सबके पास सेम होना चाहिए। तो अब जो दूसरे वाला है जी, ऐसे कहते हैं जी कॉजल कंसिस्टेंसी। कॉजल कंसिस्टेंसी जो है वो रिलेटिवली यानी ईजियर एज़ कम्पेयर टू सिक्वेंशियल, लेकिन इसके अपने प्रॉब्लम्स भी हैं, अब जैसा कि हम अभी देखते हैं। दिस मॉडल डिस्टिंग्विशेस बिटवीन इवेंट्स दैट आर causally related and those that are not। जो causally related होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि एक रीड दूसरे राइट का, अगले वाले राइट का कॉज बनता है, यानी कि कुछ इस तरह का सिनेरियो बनता है कि आपने एक ऑपरेशन किया और दूसरा ऑपरेशन उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, उसके ऊपर उसके साथ उसका कोई इंटरेक्शन हुआ है। तो इसका मतलब है कि देयर इज़ सम कॉज इन्वॉल्व, और उसमें ये है कि जब आप एक रीज़न जब दरमियान में इन्वॉल्व हो जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि अब आपको फिर उस सीक्वेंस को ज़रूर मेंटेन करना है, लेकिन जो कॉजली रिलेटेड नहीं है, जो कंकरेंट हैं, जो कॉजली आपस में रिलेटेड नहीं होते, जो मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, जो एक दूसरे से फीडबैक नहीं ले रहे होते, वो जो प्रोसेसेस होते हैं उनको हम कंकरेंट प्रोसेसेस कहते हैं। यानी कंकरेंट प्रोसेसेस या कंकरेंटली जिसको एक्सेसिबल डाटा जिसे हम कह सकते हैं, यानी प्रोसेसेस जब कंकरेंटली उसको एक्सेस करते हैं और वो डाटा जो है वो आपस में यानी इंटरडिपेंडेंट नहीं है, उसका रीड और राइट ऑपरेशन की वजह से वो आपस में इंटरडिपेंडेंट नहीं है, तो अब हम उस डाटा को मतलब उसके ऑर्डर को, उसके सीक्वेंस को अब हम छोड़ सकते हैं। वो सीक्वेंस जो भी हो, हमें उससे कंसर्न नहीं है। अब हमारा कंसर्न जो सीक्वेंसिंग है वो उसके साथ है, जो आपस में जो एक दूसरे का काज और इफेक्ट बन रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं, ये भी ऐसी ही है कि अगर एक इवेंट बी जो है वो अगर वो वजह मतलब वो अगर उसकी वजह जो है वो एक इवेंट ए बनता है जो पहले अकर हुआ है, तो अब आपको ये ट्रैक रखना पड़ेगा कि इवेंट ए के बाद इवेंट बी हुआ है, तो अब आपने फिर इसके हिसाब से कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है। जो इस तरह से नहीं है आपस में, उनको हम कहते हैं जी कि वो कंकरेंट है। इसके कुछ फीचर्स देख लें। फॉर ए डाटा स्टोर टू बी कंसिडर्ड causally consistent, it is necessary that the store obeys the following conditions। जी, ये आपकी दो कंडीशंस हैं जी, जो आप पहले देखेंगे कि जो आपकी काजल राइट है, काजल राइट की जो एक्टिविटी है इसमें क्या करेंगे जी, राइट्स दैट आर पोटेंशियली काजली रिलेटेड। पोटेंशियली का मतलब ये है कि मे बी इनिशियली ना ज़ाहिर हो, लेकिन मतलब हिडन हो किसी वजह से और किसी टाइम पे वो अचानक सामने आ जाए, ठीक है। तो रीज़न बन सके, मतलब जो कि इनिशियली हो सकता है कि इट डजेंट अपीयर इनिशियली बट इट इज़ अ काज इवेंचुअली, ठीक है। तो ऐसे राइट्स जब उनके होंगे जो काजली रिलेटेड हैं आपस में, तो उसमें हम क्या करेंगे, ऐसे राइट्स में दे मस्ट बी सेंट बाई ऑल प्रोसेसेस इन दी सेम ऑर्डर। अब ये नहीं हो सकता कि अब जो है ना आप रीड और राइट जब करें, ए को पहले राइट करें और बी को बाद में राइट करें, तो अब आप ये नहीं कर सकते कि बी पहले रीड हो जाए और ए जो है ना वो बाद में रीड हो एक्स के अंदर, ठीक है। तो अगर तो वो काजली लिंक्ड हैं, अब काज कैसे निकालते हैं ये भी हम देखते हैं अगली स्लाइड में, ठीक है। कंकरेंट जो होते हैं इसमें क्या हो सकता है जी, दे आर फ्री to be seen in a different order on different machines। डिफरेंट ऑर्डर पे जा सकते हैं, जिस तरह इंडिपेंडेंट डाटा होता है वो किसी भी तरह से जा सकता है, जैसे चंक्स ऑफ डाटा होते हैं डाटा कम्युनिकेशन के अंदर, आपने पढ़ा होगा, जिस तरह से आपके वो यानी डाटा जो होता है, जब वो पैकेट्स बनते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो उसी ऑर्डर में जाएँ जिस ऑर्डर में सेंड किए जाते हैं, ठीक है। तो अब ज़रा इसको देखें जी, जो कॉजल कंसिस्टेंसी है, इसमें देखें जो पार्ट ए है, इसमें क्या हो रहा है कि जो एक रीड ऑपरेशन हुआ है P2 के अंदर, जिसने मतलब P1 ने X को A दिया था, P2 ने फिर उसको रीड कर लिया था। अब P2 ने उसको जब रीड कर लिया है, एक्स को जब एक्स की वैल्यू को जब रीड किया तो उसको ए मिला है, तो उसका मतलब है P3 को भी ए मिलना चाहिए पहले और P4 को भी ए मिलना चाहिए, ठीक है।
क्योंकि अब इसने रीड कर ली ना, एक ने जब रीड किया उसको ए मिल चुका है, उसके बाद वो उसको बी राइट कर रहा है, ठीक है। तो अब ये नहीं हो सकता कि जनाब उसके बाद जब आप बेशक P3 उसके उस टाइम के बाद रीड कर रहा है जब P2 ने राइट कर दिया था बी को, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब आपका जो कॉज है कि ये भी तो हो सकता है कि जब उस मतलब उसने जो x को b दिया हो, तो इट इज़ पॉसिबल कि उसने पहले x को रीड किया हो कि x की वैल्यू अगर a है तो b करे, अगर इस किस्म का चेक लगा हुआ है। तो अब ये अगर आप रीड करेंगे तो फिर इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा डाटा। तो इसका मतलब ये है कि देयर इज़ सम कॉज, ठीक है, देयर इज़ सम चेक। तो अगर ऐसा चेक लगाया गया है तो फिर उस सूरत में जो आपका प्रोसेस 3 है वो वायोलेट कर रहा है जो आपकी जो कॉजल कंसिस्टेंसी है। अब आप देख सकते हैं कि जब आप इसको रीड वाली स्टेटमेंट को आप निकाल देते हैं तो रीड जो थी ना वो कॉज था इसमें, ठीक है। जो अगर आप पिछली स्लाइड पे वापस जाएं तो यहाँ पे जो रीड है P2 का वो कॉज है कि x की वैल्यू जो है वो प्रोपिगेट हो चुकी है a, x की जो प्रोपिगेटेड वैल्यू है वो a है, तो वो आप जनाब सबको नज़र आनी चाहिए, ठीक है। वो अपडेटेड वैल्यू सबको नज़र आनी चाहिए। उसके बाद इसने उसको राइट किया b, तो अब b को पहले नहीं बल्कि बाकी प्रोसेसेस को पहले इसको मतलब वही सीक्वेंस उनके पास अब आना चाहिए कि ए पहले रीड होना चाहिए और फिर बी रीड होना चाहिए। तो प्रोसेस 4 जो है वो ठीक है अब इस सूरत में जो कि यही वाली जब सिचुएशन थी किसी इस हद तक इससे मिलती जुलती, तो सिक्वेंशियल में जो 4 था वो इनकन्सिस्टेंट था बाकियों के साथ P3 के मुकाबले में। तो अब जो है P3 जो है वो इनकन्सिस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि रीड एक्स की वैल्यू जो एक दफ़ा रीड हुई है तो पहले ए रीड हुई है, तो इसका मतलब ये है कि P3 को भी पहले एक्स की वैल्यू ए रीड करनी चाहिए थी, ठीक है, उसके बाद उसको बी रीड करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं हुआ इस वजह से प्रॉब्लम है। तो जब आप ये रीड P2 का निकाल देंगे, ठीक है, तो अब जो है इसका मतलब ये है कि अब जो वो कॉज था वो अब कॉज लाजमी नहीं है, अब आपके जो प्रोसेसेस हैं जो डाटा है वो अब आप कंकरेंटली उठा रहे हैं, तो अब कंकरेंटली अब आप रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि अब जो राइट है ना प्रोसेस 2 का जो एक्स में बी राइट कर रहा है उसकी उसका कोई कॉज नहीं है कि जिसकी वजह से उसने किया, वो इंडिपेंडेंटली राइट कर रहा है, वो कोई रीड नहीं कर रहा है एक्स को, वो जस्ट अपडेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये कि अब ये कॉज के हिसाब से काजल कंसिस्टेंसी के हिसाब से अगर हम देखें तो ये वैलिड है, इट इज़ कंसिस्टेंट। तो ज़रा इसको भी देख लें जी, ये भी आपके लिए एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है, इसको आप देखें ज़रा, इसमें देखें ये कैसे रीड और राइट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो ख़ास बात है कि ये काजली जो है वो कंसिस्टेंट है, काजली कंसिस्टेंट है कि जैसे आप देखें वो P2 जो है वो एक्स को रीड कर रहा है ए, और फिर उसके बाद डब्ल्यू ये जो ऑपरेशन है जो राइट ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर रहा है P2, और एक्स पे जब राइट कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि P2 जो है वो एक्स की वैल्यू को अब उसने अपडेट कर दिए बी, तो उसका मतलब ये है कि P3 जो है वो अब अगर रीड करेगा तो एक्स में उसे ए नज़र आएगा। फिर उसके बाद इसी तरह से जो P3 है P1 है उसने थोड़ी देर के बाद एक्स को सी राइट कर दिया, और अब जो है ना वो उसको जो प्रोसेस 3 है वो एक्स को वो सी रीड कर रहा है, एक्स की वैल्यू को वो सी रीड कर रहा है, फिर उसके बाद वो बी रीड कर रहा है। अब अगर उस हिसाब से देखें जो आपका प्रोसेस P4 है, P4 को अगर आप देखें तो वो भी उसने भी एक्स को पहले इनिशियली ए रीड किया, यानी एक्स की वैल्यू उसके पास ए आई, फिर उसके बाद बी राइट हुआ, फिर उसके बाद सी भी राइट हो गया। अब बी और सी जो है ना जब सी राइट हुआ तो उसका कोई काज नहीं है, तो अब आपको ये मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है कि बी पहले रीड होता है या सी पहले रीड होता है, लेकिन ये ज़रूरी था कि क्योंकि ए रीड हुआ था तो बी और सी राइट होने से पहले ए रीड हुआ था, तो इसका मतलब ये है कि सबको पहले ए रीड करना चाहिए, ठीक है। तो बी और सी में से जो मर्ज़ी पहले रीड हो जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब इस डायग्राम में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी के हिसाब से अगर हम देखें तो ये इनकन्सिस्टेंट है, लेकिन कॉजल कंसिस्टेंसी के हिसाब से ये कंसिस्टेंट है। आई होप द पॉइंट इज़ क्लियर नाउ। Not all applications need to see all writes.
लेट अलोन सीइंग देम इन द सेम ऑर्डर। ठीक है जी। अब सारे जो है वो राइट्स तो नहीं चाहिए होते ना जी, बहुत सारे ऐसा ऐसे डाटा में चेंज होती है जो सारे प्रोसेसेस को नहीं चाहिए होती। ठीक है, तो मोस्ट रीसेंट वैल्यू आपको चाहिए। रेप्लिकेशन का पर्पज़ ही क्या है जी कि आप जब कंसिस्टेंट डाटा उठाएं तो वो मोस्ट रीसेंट डाटा हो और मोस्ट कंसिस्टेंट हो। ठीक है, तो आप ये चाहते हैं, आप ये नहीं चाहते कि जो चेंज हुई है, जो इंटरमीडिएट चेंजेस हुई हैं वो भी आपको ज़रूरी तो नहीं कि चाहिए हों। तो इसका मतलब ये है कि अब आप हर चेंज अगर आप करते हैं, अब स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं वो फिर उन पे लोड बढ़ जाएगा, आपकी जो सिस्टम होगा वो भी इनएफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादातर टाइम तो वो गैर ज़रूरी चेंजेस को भी आपस में रेप्लिकेट करने में देर लगा देगा। सो दिस इज़ अनदर प्रॉब्लम। अब आप क्या करते हैं जी, वीक कंसिस्टेंसी की तरफ अब आप आते हैं कि अब आप जनाब सारी चेंजेस जब आपको नहीं चाहिए, सारी अपडेट्स नहीं चाहिए, तो इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपको चाहिए कि जिसकी वजह से सिर्फ आप उन पॉइंट्स के ऊपर आप चेक लगाएं जहां पे आपको ख़तरा हो कि डाटा इनकन्सिस्टेंट ना हो जाए प्रोसेसेस के दरमियान। ठीक है, तो इसके लिए आप वीक कंसिस्टेंसी अप्लाई करते हैं, विच इज़ प्राइमरीली डिज़ाइंड टू वर्क विद डिस्ट्रीब्यूटेड क्रिटिकल सिनारी क्या जी ये सिनारियो सेक्शंस जी। इंट्रोड्यूसिंग वीक कंसिस्टेंसी, नॉट ऑल एप्लीकेशंस नीड टू सी ऑल राइट्स, लेट अलोन सीइंग देम इन द सेम ऑर्डर। ऑर्डर आपके पास सेम होना चाहिए जी। सारी जो अपडेट्स हैं, जो इंटरमीडिएट अपडेट्स हैं, हो सकता है बहुत सारी अपडेट्स जो हैं वो इरेलीवेंट हूँ, तो वो आप उनको रेप्लिकेट ना करना चाहते हूँ, तो अगर आप स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी भी देंगे तो आपको तो हर अपडेट करनी चाहिए, वो उसका प्रॉब्लम था। तो अब आप जब वीक कंसिस्टेंसी की तरफ आते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप कुछ जो हैं वो आप दरमियान में से छोड़ देंगे। ये चीज़ हमने देखी भी थी थोड़ी सी किसी हद तक काजल कंसिस्टेंसी और सिक्वेंशियल कंसिस्टेंसी में। ठीक है, तो अब हम मज़ीद आगे इसको इसी का टॉपिक को बढ़ाते हैं। दिस लीड्स टू वीक कंसिस्टेंसी विच इज़ प्राइमरीली डिज़ाइंड टू वर्क विद डिस्ट्रीब्यूटेड क्रिटिकल सेक्शंस। जी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट है जी, आपने देखा होगा। उसमें प्रोसेसेस जो होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो उनके सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस आता है। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अगर ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है या ऐसा कोई भी सिस्टम है जिसके अंदर आपके जो है वो मल्टीपल प्रोसेसेस शेयर डाटा के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है दरमियान में अब लॉकिंग आ गई है। तो आप लॉक करेंगे, फिर उसके बाद उसको अनलॉक करेंगे शेयर डाटा को, तो आप उसमें क्रिटिकल सेक्शन डिफाइन करेंगे कि जी कि इस वक्त जो है वो एक ही प्रोसेस जो है वो डाटा को अपडेट कर सकता है। तो इस तरह की चीज़ों चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है। तो सिर्फ उस टाइम पे आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, बाकी टाइम में आपको कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए। जब भी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप एक एक्सप्लिसिट आप सिंक्रोनाइजेशन कॉल दे सकते हैं, जिससे डाटा आपका सारा सिंक्रोनाइज हो जाएगा और रेप्लिकेट हो जाएगा। दिस मॉडल इंट्रोड्यूसेस द नोशन ऑफ ए सिंक्रोनाइजेशन वेरिएबल। आप दरमियान में एक सिंक्रोनाइजेशन वेरिएबल होना चाहिए जी, जो उसे दो बताए कि आप जनाब सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट हो गई है। सिंक्रोनाइजेशन वेरिएबल के जो है वो एक आप इसको ट्रांजैक्शन की तरह समझ सकते हैं, जैसे ट्रांजैक्शन कहते हैं डेटाबेसेस के अंदर, कि जब बहुत सारे क्लाइंट्स कनेक्टेड होते हैं, तो अब आप ये चाहते हैं कि ड्यूरिंग दैट टाइम एक ही क्लाइंट जो है वो डाटा अपडेट कर सके। जब तक वो अपडेट नहीं कर लेता, बाकी अपडेट्स जो है ना वो ब्लॉक की जाएँ। तो अब उसके बाद जैसे ही वो सिंक्रोनाइजेशन वेरिएबल जैसे ही वो छोड़ेगा, उसको रिलीज़ करेगा, जिस प्रोसेस ने उसको इनिशिएट किया था, तो जैसे ही उसको वो रिलीज़ करेगा, तो उसके बाद बाकी जो आप जो सिस्टम जो बाकी क्लाइंट्स हैं वो फिर अब आपके सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं।
तो इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि जो तमाम कापीज़ होती हैं वो आपको कंसिस्टेंट यानी कंसिस्टेंटली आप जो है उनको मैनेज फिर करवा सकते हैं उससे। ओके जी। 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ वीक कंसिस्टेंसी, क्योंकि ये ग्रुप में आप कर रहे हैं, जो ऑपरेशन है ये आपका ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग वर्क है ये आपका। मतलब इसमें ऐसे नहीं है कि आप एक ऑपरेशन करके उसी को फ़ौरन आप रेप्लिकेट नहीं करें, बल्कि आप ऑपरेशंस को ग्रुप करें और फिर उनको एक साथ जो है ना वो आप प्रोपिगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके 3 इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, वो ज़रा देख लें। एक्सेस टू सिंक्रोनाइजेशन वेरिएबल्स एसोसिएटेड विद ए डाटा स्टोर आर सीक्वेंशियली कंसिस्टेंट। मतलब कि सिंक्रोनाइजेशन या जो ट्रांजैक्शन आप कह सकते हैं या लॉक आप कह सकते हैं, तो लॉग जो होते हैं, जब जब एक लॉक मतलब जिस सीक्वेंस में एक प्रोसेस को मिलता है, जब उसको एक्सेस करता है, तो वही लॉक और उसके बाद फिर दूसरा लॉक वो अगर एक्वायर करता है, वो हासिल करता है, तो एक सीक्वेंस में जिस हिसाब से जिस सीक्वेंस में उसने एक्सेस किया है, तो बाकी प्रोसेसेस भी उसी सीक्वेंस में उसको एक्वायर कर सकते हैं। अब ये नहीं होना चाहिए कि एक का ऑर्डर और हो, दूसरे का ऑर्डर और हो, सीक्वेंशियली वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। जो जो पहले तो हमने वेरिएबल को देखा था ना, वेरिएबल की वैल्यू वो कैसे गेट कर रहे थे, रीड कर रहे थे। अब आपने जो ये आपका जो लॉग वेरिएबल है, जिसे आप सिंक्रोनाइजेशन वेरिएबल कह रहे हैं, जो ट्रांजैक्शन आप इसे कह सकते हैं, जब ट्रांजैक्शन स्टार्ट करेंगे तो ये कंसिस्टेंट होना चाहिए सीक्वेंशियली। ठीक है, तो इसको जब आप एक्सेस करेंगे सीक्वेंशियल वेरिएबल को, तो इट मस्ट बी सीक्वेंशियली कंसिस्टेंट अमंग प्रोसेसेस। नो ऑपरेशन No operation on a synchronization variable is allowed to be performed until all previous writes have been completed everywhere. जब एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो चुका है, जब एक सिंक्रोनाइजेशन शुरू हो चुकी है, तो जब तक वो सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट नहीं हो जाती और तमाम प्रोसेसेस को विजिबल नहीं हो जाती, तो अब वो जो सिंक्रोनाइजेशन वेरिएबल है, वो उसको कोई दूसरा प्रोसेस एक्सेस नहीं कर सकता, जब तक कि पिछले जो तमाम जो अपडेट्स उस सिंक्रोनाइजेशन वेरिएबल के साथ एसोसिएटेड हैं, जब तक वो सारे के सारे कंप्लीट नहीं हो जाते। जी, थर्ड वन, नो रीड और राइट ऑपरेशंस ऑन डाटा आइटम्स आर अलाउड टू बी परफॉर्म्ड until all previous operations to the synchronization variables have been performed. ठीक है, रीड और राइट ऑपरेशंस भी आप उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक वो जो सिंक्रोनाइजेशन जब आपकी हो रही है, तो उस वक्त जो अपडेट हो रही है, ठीक है, मतलब जैसे आप उसको उठा नहीं सकते ना कि जब तक पिछली अपडेट्स ना हो जाएं, और अगर करंटली भी अगर कोई हो रही हैं, तो आप फर्दर एक और से मतलब सिंक्रोनाइजेशन आप स्टार्ट नहीं कर सकते, कोई रीड राइट आप नहीं कर सकते जब तक कि ये वाला ऑपरेशन भी आपका कंप्लीट ना हो जाए, जो अपडेट आप कर रहे हैं तमाम प्रोसेसेस पे। ओके जी, नेक्स्ट वन जी, बाई डूइंग ए सिंक्रोनाइजेशन। जब आप ये काम करते हैं, अब आप इसकी फंक्शनैलिटी देखेंगे ये काम कैसे करता है, आप ये कहेंगे हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो बाई डूइंग अ सिंक्रोनाइजेशन ए प्रोसेस कैन फोर्स द जस्ट रिसेंटली रिटन वैल्यू आउट टू ऑल अदर रेप्लिकाज। कि इसमें आप जब ये काम करते हैं ना, तो आप ये बता देते हैं कि मतलब अब आप स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप इसको कंपेयर करें, तो इसमें और उसमें डिफरेंस ये है कि उसमें तो आपने जैसे ही चेंज की आपने फ़ौरन उसी वक्त प्रोपेगेट करनी है। इसमें आपने मतलब प्रोपेगेट क्या करनी है, बल्कि दूसरे भी ब्लॉक हो जाएंगे जब तक उनके पास ये डाटा पहुंच नहीं जाता। यहाँ पे ऐसे नहीं है, यहाँ पे आप क्या करते हैं कि आप एक यानी सिंक्रोनाइजेशन की कॉल दे देते हैं कि जनाब मेरे पास डाटा अपडेट हो चुका हुआ है। ठीक है, तो आप बस उस मैसेज को आप प्रोपेगेट करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन जो है ना वो आप दे देते हैं कि जनाब ये अभी सिंक्रोनाइज, जैसे आप फाइल में चेंज करते हैं ना, तो फ़ौरन तो आपसे नहीं कहता कि आप चेंजेस सेव करें। जब आप क्लोज़ करने लगते हैं या सेव के बटन पे क्लिक करते हैं, तो तब जाके वो चेंजेस सेव होती हैं। अदरवाइज़ वो क्या करता है, फाइल नेम के साथ ऊपर टाइटल बार पे एक एस्टेरिक डाल देता है, जिसका मतलब ये होता है कि ये फाइल मॉडिफाइड हो चुकी हुई है, आप इसको सिंक करें, इसको आप सेव करें। ठीक है, तो ये वाला काम अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि एक सिस्टम पे x की वैल्यू 1 है, दूसरे सिस्टम पे x की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो मतलब सॉरी, एक पे 1 है, दूसरे पे भी 1 है, और दूसरे ने उसको उसकी वैल्यू फ़ौरन अभी कर दी है 2, तो अब वो क्या करेगा
कि जस्ट जो राइट उसने की है वो फ़ौरन क्या कर देगा, वो एक सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस डाल देगा, वो कह देगा कि जनाब अब आप इसको चेंज करें, अपडेटेड वैल्यू उठाएं। आल्सो बाई डूइंग ए सिंक्रोनाइजेशन ए प्रोसेस कैन बी श्योर it is getting the most recently written value before it reads। ठीक है, तो जब ये सिंक्रोनाइजेशन जब हो जाती है ना, तो जब कोई प्रोसेस आप वैल्यू जब रीड करना शुरू करता है तो उसको ये भी पता चल जाता है कि जनाब बेशक वैल्यू उसके पास अभी नहीं पहुंची लेकिन सिंक्रोनाइजेशन कहीं से आ चुकी है। तो उसको क्या करना चाहिए फिर, अब कहीं से भी आई होगी उसने क्या करना है जी, उसको अपडेट करना है। रीड करने से पहले उसको ये पता चल जाए कि सिंक्रोनाइजेशन इज़ इन प्रोसेस। ठीक है, तो उसके बाद अगला काम क्या है, इन एसेंस द वीक कंसिस्टेंसी मॉडल इन्फोर्सेस कंसिस्टेंसी ऑन अ ग्रुप ऑफ ऑपरेशंस। जैसा कि मैंने पहले बात की कि ग्रुप ऑफ ऑपरेशंस पे ये परफॉर्म करता है, मतलब ये काम करता है, ये एक प्रोसेस पे काम नहीं करता। एज अपोज्ड टू इंडिविजुअल रीड्स एंड राइट्स एज इज द केस विद द स्ट्रिक्ट सिक्वेंशियल एंड कॉजल एंड फीफो कंसिस्टेंसी। इसको मैंने नहीं देखा जी बाय द वे, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि जैसे क्यू में होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो वो भी इसी तरह की कोई चीज़ होगी कि जो पहले रीड हुआ है वो पहले जो पहले राइट हुआ है वो पहले ही रीड हो, जो बाद में राइट हुआ है वो बाद में रीड हो। तो ये इसका मैकेनिज्म होगा जी। अब ज़रा देखें कि ग्रुपिंग ऑपरेशंस क्या होते हैं। इसमें क्या है जी, नेसेसरी क्राइटेरिया फॉर करेक्ट सिंक्रोनाइजेशन। करेक्ट सिंक्रोनाइजेशन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, आपने देखा तो होगा ना, कॉन्टेक्ट्स आपने सिंक्रोनाइज़ किए होंगे या डाटा अपना कभी कभार सिंक्रोनाइज़ किया होगा, इस तरह की चीज़ें की होंगी। अब उसके लिए क्राइटेरिया क्या है जी, मतलब कि क्या चीज़ें जो हैं वो आपको देखनी पड़ती हैं, कौन से क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको देने पड़ते हैं। तो हेयर आर अ फ्यू क्वेश्चंस। ठीक है, एक्वायर एक्सेस ऑफ ए सिंक्रोनाइजेशन वेरिएबल not allowed to perform until all updates to guarded shared data have been performed with a with respect to that process। जिस प्रोसेस ने सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट की है, सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया है, तो सिंक्रोनाइजेशन वेरिएबल तक जो एक्सेस है ना, उसके ऊपर लॉक एक्वायर करना चाहता है, मतलब वो डाटा जो है ना उसको अपडेट करना चाहता है या उसको रीड करना चाहता है, तो उस वक्त तक एक्सेस वो नहीं कर सकता, उसको एक्सेस नहीं कर सकता जब तक कि तमाम राइट्स परफॉर्म ना कर लें। यानी जो प्रोसेस जिसने इसको इनिशिएट किया ना, विद रिस्पेक्ट टू दैट प्रोसेस, जब तक वो अपडेट कंप्लीट नहीं हो जाती तो उसको कोई उस सिंक्रोनाइजेशन वेरिएबल को कोई दूसरा रीड नहीं, उसको एक्सेस नहीं कर सकता। यानी आप ट्रांजैक्शन समझ लें, डेटाबेस में जैसे ट्रांजैक्शन होता है उससे मिलती जुलती चीज़ है। ठीक है, बिफोर एक्सक्लूसिव मोड एक्सेस, दो किस्म की एक्सेस है। एक होता है कि आप लॉक एक्वायर करें, मतलब लॉक एक्वायर करने से मुराद ये है कि आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज आप करना चाहते हैं लेकिन बाकी लोग भी उसको चेंज कर सकें, ऑप्टिमिस्टिक लॉक है। एक है एक्सक्लूसिव लॉक है, इससे मुराद ये है कि आप जब उस तक एक्सेस करेंगे तो बाकी लोगों के लिए वो ब्लॉक हो जाएगा। मतलब अगर आप शेयर्ड एक्सेस करना चाहते हैं तो वो पहले स्टेप में तो आपको वो भी अलाउ नहीं करता, क्योंकि जब एक प्रोसेस जब अपडेट कर रहा है उस मतलब वो ट्रांजैक्शन वेरिएबल जो आपका सिंक्रोनाइजेशन वेरिएबल है, वो जो है वो उसका प्रोसेस, जिस प्रोसेस जो उसका ओनर है, वो जिसने इनिशिएट किया है सिंक्रोनाइजेशन, वो अगर कोई डाटा अपडेट कर रहा है तो जब तक वो अपडेट नहीं हो जाता उस डाटा को या उस ट्रांजैक्शन को कोई दूसरा प्रोसेस जो है उसको रीड नहीं कर सकता, उसको किसी भी सूरत एक्सेस नहीं कर सकता। अच्छा, अब अगर आप करना चाहते हैं एक्सक्लूसिव लॉक के, अब एक्सक्लूसिव लॉक का मतलब ये होता है कि सिर्फ आप ही एक्सेस करें और दूसरे लॉक एक्वायर ना कर सकें, दूसरे उस ट्रांजैक्शन को या उस डाटा को रीड ना कर सकें। अगर आप ये करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उससे पहले आपको मतलब अगर आप एक्सक्लूसिव लॉक करना चाहते हैं, एक्सक्लूसिव एक्सेस आप करना चाहते हैं, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन वेरिएबल की, तो अब ये कब अलाउ होगी, इज अलाउड टू परफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू दैट प्रोसेस। वो सिर्फ उस प्रोसेस तक की हद तक, तो मतलब यानी एक जो प्रोसेस है वो अपने जो उसका जो ट्रांजैक्शन वेरिएबल है, जो सिंक्रोनाइजेशन वेरिएबल है, ठीक है, उसको तो वो एक्सेस कर सकता है एक्सक्लूसिवली किसी भी टाइम पे, लेकिन उससे पहले क्या होना ज़रूरी है, टू अदर प्रोसेस
no other processes can hold synchronization variable, not even in नॉन एक्सक्लूसिव मोड। अगर बाकी वेरिएबल्स बाकी प्रोसेसेस जो हैं वो इस लॉक को एक्वायर करना चाहते हैं, मतलब लॉक से मुराद ट्रांजैक्शन है, यानी वो अपडेट करना चाहते हैं, तो अब हमने दरमियान में एक लॉक डाल दी है। लॉक बाय द वे ये कंसेप्ट आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके दोबारा से देखना पड़ेगा। जिस तरह से आप वो देखते होते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन जब स्टार्ट होती है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम में, आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, तो उसमें क्या होता है कि जब एक प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन को अपडेट करता है तो उस वक्त दूसरे प्रोसेसेस को अलाउ नहीं होता कि वो उस प्रोसेस को एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो उसके बाद क्या चीज़ है जी कि आफ्टर एक्सक्लूसिव मोड एक्सेस, अच्छा, और जब वो कर रहा होता है तो बाकी दूसरे जो प्रोसेसेस होते हैं वो नॉन एक्सक्लूसिवली भी इसको एक्सेस नहीं कर सकते। आफ्टर एक्सक्लूसिव मोड एक्सेस टू सिंक्रोनाइजेशन वेरिएबल हैज़ बीन परफॉर्म्ड, ठीक है, कि जब एक बार एक्सक्लूसिव ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया एक प्रोसेस ने और दूसरा प्रोसेस कोई वो अब उसी डाटा को रीड करना चाहता है, लेकिन वो डायरेक्टली उसको बेशक सिर्फ रीड करने के लिए, यानी नॉन एक्सक्लूसिव लॉक वो एक्वायर करना चाहता है, अब वो उसको रीड नहीं कर सकेगा। क्यों नहीं रीड कर सकेगा? वो मतलब पॉसिबल है, वो उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, लेकिन यूजुअली वो उसको नहीं करेगा, उस वक्त तक नहीं करेगा जब तक कि उस प्रोसेस से जिसका ये लॉक था उससे वो कंसल्ट नहीं कर लेता। आज का हमारा लेक्चर क्लोज हुआ। इससे आगे फिर हम देखेंगे क्लाइंट सेंट्रिक कंसिस्टेंसी क्या होती है, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अंटिल देन, थैंक यू वेरी मच। और अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।